नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 50 लेकर आए हैं। हमारे इस भाग 50 में कुल 16 प्रश्न हैं। सभी 16 प्रश्न पर हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे और जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, साथ ही आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो से आप अपना ताल्लुकात बनाए रहें, आप अपने हमारा अपना संपर्क बनाए रहें। और निश्चित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त भी हमारे ये वीडियोज़ जो एजुकेशनल जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा ये रहा। तो पहला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है तो वो है आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रयोग का सिद्धांत, दूसरा है स्पष्टता का सिद्धांत, तीसरा है व्यवस्था का सिद्धांत, चौथा है संबंध का सिद्धांत। ये प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेडरिक के हर्बर्ट सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, सृजनात्मकता में किस प्रकार का चिंतन होता है? ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्रिएटिविटी में अपसारी चिंतन होता है। प्रश्न नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के शिक्षा, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब है प्रश्न नंबर 5, किस डेसिबल की आवाज़ न सुनाई देने पर बच्चा पूर्ण श्रवण बाधित माना जाएगा? अगर बच्चे को 90 डेसिबल की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है तो समझ लीजिए कि बच्चा पूर्ण रूपेण श्रवण बाधित है। प्रश्न नंबर 6 है, विश्लेषणात्मक विधि में छात्र बढ़ता है। विश्लेषणात्मक विधि जो होती है उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर छात्र बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे किसी प्रमेय को अगर हम सिद्ध करते हैं तो ज्ञात तथ्यों को लेकर के हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि जो है बिल्कुल आगमन विधि से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसमें आगमन विधि में भी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, किस बुद्धि को गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है? गामक बुद्धि अथवा यांत्रिक बुद्धि, तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एनसीएफ 2005 किस वाद से संबंधित है? तो ये है संरचनावाद। एनसीएफ 2005 का संबंध जो है वो संरचनावाद से है। अब है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रति सप्ताह शिक्षक के कार्य के घंटे कितने हैं? तो 45 घंटे एक शिक्षक को कार्य करना है। ये 10वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रशासनिक प्रतिमान, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, प्रशासनिक मॉडल
में 5 क्रियाएं आती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है पाठ्यक्रम निर्माण का, तो उसमें पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है क्रियान्वयन अथवा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है निर्देशन और पांचवा है फीडबैक नियंत्रण। फीडबैक अथवा नियंत्रण। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में स्कूल शिक्षक को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो जो ये आधारिक प्रतिमान, माने आधारिक का मतलब जो आधार पर, ग्रास रूट जिसको कह सकते हैं, ग्रास रूट मॉडल जो है, जो धरातल पर है, ये ऐसा कहिए, इसको टावा मॉडल ही कहते हैं। और प्रश्न नंबर 12 है आधारिक प्रतिमान अथवा ग्रास रूट मॉडल के जनक कौन हैं? तो वो है हिल्डा टावा। प्रश्न नंबर 13 है रेनिस लिकर्ट ने प्रबंधन की, मैनेजमेंट की कितनी प्रणालियां विकसित की हैं? तो लिकर्ट ने प्रबंधन की 4 प्रणालियां विकसित की हैं। पहला है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, इसमें शोषण की प्रवृत्ति होती है, जो प्रशासक वर्ग होता है शोषण करता है। और दूसरा है बेनेवोलेंट अथॉरिटेशन, इसमें परोपकारी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें प्रबंधक में थोड़ा सा परोपकारी प्रवृत्ति होती है। और तीसरा है कंसल्टेटिव, इसमें परामर्श की प्रवृत्ति होती है। प्रबंधक जो होता है ये एक तरह का परामर्शक होता है, निर्देशक नहीं, परामर्शक। और चौथा है डेमोक्रेटिक, इसमें प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का एक्स तथा वाई सिद्धांत। एक्स तथा वाई सिद्धांत किसका है? तो ये है डगलस मैकग्रेगर का। प्रश्न नंबर 15 है नेतृत्व व्यवहार से संबंधित नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ। एक तरफ हम नेतृत्व व्यवहार लिखते हैं, दूसरे तरफ हम नेतृत्व की शैली लिखते हैं। इस तरह के नेतृत्व व्यवहार को कौन सी शैली कहा जाएगा? तो अधिक कार्य एवं कम संबंध। कार्य अधिक लेकिन संबंध बहुत कम रहता है। नेतृत्वकर्ता बहुत कम संबंध बनाना चाहता है, कार्य अधिक लेना चाहता है। तो कौन सी शैली है वो? निर्देशक शैली है। निर्देशक शैली बड़ी कठोर होती है और परामर्शक शैली बहुत ही लचीली होती है। तो अब देखिए दूसरा है अधिक कार्य एवं अच्छे संबंध। ये बहुत अच्छा शैली होती है, कार्य भी अधिक ले लेता है इसमें नेतृत्व करता, और संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। बहुत ही मेलापटा की काम करना जिसको कहते हैं, ये है उपबोधनात्मक शैली। ये शैली परामर्शक शैली से थोड़ा सा मिलती जुलती है। इसमें परामर्शक शैली में क्या होता है? कार्य कम होता है और संबंध उसमें अच्छे रहते हैं। लेकिन उपबोधनात्मक शैली जो होती है इसमें अधिक कार्य होता है, अच्छे संबंध होते हैं। तीसरा है कम कार्य एवं कम संबंध। कार्य भी कम और संबंध भी बहुत, कोई बनाने की कोई दूरी बनाए रखते हैं नेतृत्व करता और काम भी नहीं करा पाते। तो ये है प्रत्यायोजित शैली। और चौथा है कम कार्य, काम भी कम और संबंध भी बहुत अच्छे। तो यानी ये जो कार्यकर्ता वर्ग होता है, जो लेबर वर्ग होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी शैली होती है। इसमें बहुत ही लचीला व्यवहार होता है नेतृत्वकर्ता का। परामर्शी शैली। प्रश्न नंबर 16 है यदि किसी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन
10 तथा मानक विचलन 5 है, तो जेड तथा टी स्कोर की गणना करना है। तो देखिए जेड स्कोर क्या होता है, प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन। ये है प्राप्तांक, यक्स क्या है प्राप्तांक और यक्स बार क्या है मध्यमान। तो यक्स माइनस यक्स बार क्या होता है, प्राप्तांक से मध्यमान का विचलन। ये पूरे को यही कहते हैं, यक्स माइनस यक्स बार को क्या कहते हैं, प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन, यानी प्राप्तांक में घटा दो मध्यमान को, वही चीज़ है ये। और नीचे है ESD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए प्राप्तांक से मध्यमान का विचलन 10 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है, तो अब ये 5 दूनी 10, ये 2 आ गया जेड स्कोर। अब जब हमारा जेड स्कोर प्राप्त हो गया तो टी स्कोर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए जब जेड स्कोर अगर हमारा ये प्राप्त हो गया तो हम टी स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो टी स्कोर कैसे निकालते हैं, टी स्कोर का फार्मूला होगा 50 + 10 जेड, यानी 50 + 10 जेड, ये फार्मूला है हमारा। तो 50 तो है ही है फार्मूला का, टी स्कोर का मान है ये। तो 50 और 10 इंटू जेड की वैल्यू 2 है, तो 50 + 20 यानी 70, ये आ गया टी स्कोर। तो आज की हमारे 16 प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों इस प्रकार रही। तो हम पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सहित सभी एजुकेशन रिलेटेड परीक्षाओं के लिए हमारे ये वीडियोज़ जो हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।